दोस्तों नमस्कार, हमारे नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। 70 के दशक में जब हम फिल्मों में गोल्ड स्मगलिंग की कहानियां देखते थे तब लगता था कि ये सब सिर्फ फिल्मी दुनिया का ही हिस्सा है। फिल्मों में गोल्ड स्मगलिंग होती थी, तस्कर थे, बड़े बड़े विलेंस थे। लेकिन असली जिंदगी में भी ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो सच्चाई और थ्रिलर का बेहतरीन संगम होती है। मतलब जो फिल्में हमारे समाज में है वो समाज से ही बनी है। तो कन्नड़ फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री रानिया राव, इसके सोना तस्करी के मामले ने अब सबको चौंका दिया है। जिस तरह से जानकारी आ रही है, पुलिस प्रशासन और तस्करों के एक संगठित गिरोह का एक ऐसा नेटवर्क जिसमें शामिल लोग सोना लाने के इतने नायाब तरीके अपनाते थे कि सुरक्षा एजेंसियों को भी उसकी भनक नहीं लगती थी। लेकिन अब जब खुलासा हुआ है कि रानिया राव किस तरह से सोना लाती थी, सब चौंक गए। रानिया राव एक ऐसी अभिनेत्री है जिसने अपनी खूबसूरती और अभिनय से नाम कमाया, लेकिन पर्दे के पीछे उनका असली किरदार कुछ और ही था। यह कहानी है करोड़ों की सोना तस्करी की, जिसमें एक डीजीपी का परिवार, जी हाँ, एक पुलिस के सर्वोच्च पद वाले अधिकारी, उनका परिवार, पुलिस के अधिकारी और दुबई से जुड़े माफिया सब शामिल हैं। चलिए जानते हैं इस हाई प्रोफाइल तस्करी रैकेट की पूरी सच्चाई और किस तरह सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियां इस मामले की छानबीन कर रही हैं। तो आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। रानिया राव कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका करियर ढलान पर था। तभी उन्होंने फिल्मी दुनिया से हटकर एक नया रास्ता अपनाया, पैसा कमाने का। जी हाँ, गोल्ड स्मगलिंग, सोने की तस्करी। लेकिन वो अकेली नहीं थी, उनके साथ एक संगठित गिरोह जिसमें उनके डीजीपी पिता, कुछ भ्रष्ट अधिकारी और दुबई के बड़े तस्कर शामिल थे। अब पिता का नाम आया है, लेकिन ये बातें उठना शुरू हुई हैं, सवाल उठना शुरू हुए। बीते एक साल में रानिया राव ने 30 से ज्यादा बार दुबई की यात्रा की थी। 30 से ज्यादा बार एक साल में। लेकिन ये यात्राएं सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं थी, बल्कि हर बार लाखों का सोना भारत ला रही थी। वो कैसे ला रही थी, आइए बात करते हैं। एयरपोर्ट पर भी उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, क्योंकि उनके पिता थे कर्नाटक के एक बड़े पुलिस अधिकारी, डीजीपी रैंक के थे। अब सवाल ये उठता है कि इतने कड़े सुरक्षा नियमों के बावजूद रानिया राव इतनी बार सोना लेकर कैसे आ जा रही थी, बार बार कैसे ले जाती, कैसे ले आती थी। आइए जानते हैं उन नायाब तरीकों के बारे में जिसमें सोना भारत लाया जा रहा था, किस तरह लाया जा रहा था और वो किस तरह से उसको अंजाम दे रही थी, स्मगलिंग को। तो उनका तरीका था, पहला अगर हम बात करें तो बॉडी स्ट्रैपिंग। रानिया अपने पैरों और कमर पर सोने की छड़ें चिपका कर लाती थी और खास डिजाइन किए गए जैकेट और कपड़े वो पहनती थी, जिसमें कि वो कपड़ों में बने सीक्रेट पॉकेट्स में सोने को छुपाया जाता था। तो एक टेक्निक उनकी ये थी। और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों में छुपाकर भी सोना लाया जाता था। सोने को लैपटॉप की बैटरीज में, खिलौनों में, म्यूजिक सिस्टम के अंदर यहाँ छिपाया जाता था और स्मगलिंग की जाती थी, तस्करी के तहत लाया जाता था। इसके अलावा हैंडबैग्स और लगेज, जो डबल बॉक्सिंग वाले लगेज होते हैं, उनमें, इसमें आम बैग जैसे दिखने में लगते थे, लेकिन उनमें खास चैम्बर बने होते थे जिसमें कि सोना छिपाया जाता था और ये भी तस्करी होती थी। ये कोई छोटा मोटा धंधा नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ चलाया जा रहा था। एक संगठित गिरोह था जिसमें कई बड़े अधिकारी और वीआईपी लोग भी शामिल थे। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग शामिल थे, सिक्योरिटी चेक नहीं हो रहा था, एजेंसियां जो है वो बार बार इनको जाने दे रही थी, तो उसके पीछे कोई एक आदमी तो हो नहीं सकता। इतने बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही थी, लेकिन एयरपोर्ट पर किसी को भनक तक नहीं लगती थी। कैसे? वजह थी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मिलीभगत। तो कैसे मिलीभगत थी, अब इसके बारे में बात करते हैं। बेंगलुरु जो एयरपोर्ट है, उस पर तैनात एक कांस्टेबल था, वासव राज। उसने रानिया की जांच रोकने की कोशिश की थी और ये सीसीटीवी में भी आया था। उन्होंने अधिकारियों से कहा था जांच के दौरान, जब वो चेक करते थे, कि तुम्हें पता है ये कौन है? ये डीजीपी साहब की बेटी है। इस बयान से समझा जा सकता है कि किस तरह प्रशासन की नाक के नीचे खेल चल रहा था। डीजीपी साहब की बेटी बताकर और सोना जो है तस्करी के जरिए बेंगलोर में लाया एयरपोर्ट में। अब सवाल ये उठता है कि क्या रानिया राव का पूरा परिवार इस तस्करी में शामिल था? देखिए, रानिया राव के पिता जो है वो डीजीपी रामचंद्र राव, वो कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, जो कॉर्पोरेशन है वहां का पुलिस हाउसिंग,
उसके अध्यक्ष थे, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे और वो अभी भी इस पोस्ट पर है। उनकी इस मामले में क्या भूमिका रही है, ये जांच का विषय है। लेकिन जांच में ये पाया गया कि उनकी गाड़ियों का इस्तेमाल इस तस्करी में हो रहा था। तो जब उनकी गाड़ियां वहां जा रही थी और तस्करी में इसका इस्तेमाल हो रहा था, बार बार उनकी बेटी दुबई से आ रही थी, तो जांच एजेंसी अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या डीजीपी राव को इस रैकेट की जानकारी थी, और अगर थी तो इसे रोकने के लिए वो आगे क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने अपनी गाड़ियां दी, क्यों उन्होंने उसकी दुबई की बार बार यात्राओं पर संदेह नहीं जताया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी है और चौतरफा जांच चल रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या राम्या राव का संबंध किसी अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी रैकेट से है। जिस तरीके से प्लान तरीके से सोना लाया जाता है तस्करी करके विदेशों से देश में, उस तरह के रैकेट एक बड़ी गैंग ही कर सकती है। राम्या राव ने जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन आर्थिक अपराध न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, विशेष न्यायालय ने, और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि राम्या राव ने अपना अपराध कबूल कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने राम्या राव की बेंगलोर स्थित पर आवास पर भी छापा मारा, जहां से 2.6 करोड़ रुपए के सोने, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा के रुपए के सोने के आभूषण, ज्वेलरी और 2.67 करोड़ रुपए के नगद, मतलब 2.5 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए हैं। इससे कुल जब्ती की राशि 17 करोड़ 29 लाख हो गई है, जो कि एक बड़ी राशि है कैश और ज्वेलरी मिला। राम्या राव को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं होता है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में कई और लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें कुछ पुलिस अधिकारी हैं और कुछ सिपाही हैं, कुछ व्यापारी भी शामिल हैं, जो सोने को ठिकाने लगाने का काम करते थे, ज्वेलर्स हैं या दूसरे भी सोना गलाने का काम करते थे। इस तस्करी रैकेट के तार अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े हुए हैं और ऐसी संभावना है कि इसमें दुबई के कई बड़े व्यापारी भी शामिल हो, क्योंकि सोना जहां से लाया जाता था और भारत में लाके बेंगलोर में या कहीं दूसरी जगह पर उसको गला के उसकी तस्करी, उसको यूज किया जाता था। अब भारत सरकार इस मामले की गहन जांच करा रही है। विशेष जांच एजेंसियां जो सीबीआई है या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसने इस मामले को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। यह तलाशा जा रहा है कि कितनी बार और कैसे राम्या राव ने सोने की तस्करी को अंजाम दिया, सोने को लेके आई। ये भी पता चला है कि जेल में वो जांच एजेंसियों के खिलाफ कई तरह की शिकायत कर रही है, तो जैसे डरा धमका के पूछताछ करना, ठीक से सोने खाने नहीं देना, वगैरह वगैरह। अदालत में पेशी के दौरान भी वो फूट कर रोई। हालांकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन अब वकील उसकी जमानत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अदालत को उसकी बहानेबाजी का भी पता है और इसी वजह से उसको बेल नहीं दी है। राम्या राव के गोल्ड स्मगलिंग रैकेट के खुलासे के बाद जांच एजेंसी को यह भी पता चला है कि इस तरह के रैकेट्स में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ कुछ बॉलीवुड फिल्म एक्टर्स भी बड़े पैमाने पर संलिग्ध हैं, शामिल हैं और उन पर नजर हो सकती है। अब ये इतनी बड़ी खबर है और इसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि वाकई क्या साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड के लोग ऐसा करते थे। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ एक्टर्स को ग्लैमर और रसूख की वजह से एयरपोर्ट पर बगैर फ्रिस्किंग के अनचेक्ड एंट्री मिल जाती थी। मतलब एक एक्टर आया, उसका बड़ा क्लाउड होता है, उसके फैन फॉलोइंग होते हैं, इतने लोग भीड़ होती है, तो उनको आने जाने दिया जाता है। बहुत सारे सिक्योरिटी भी उनसे प्रभावित रहती है। ये भी तलाश की जा रही है कि स्मगलिंग रैकेट का सरगना कौन है, कि कुछ एक्टर्स को पैसे के लालच में और कुछ को डरा धमका कर स्मगलिंग के अलावा कई तरह के उल्टे सीधे काम कराए जा रहे थे। तो शायद सोने के अलावा ड्रग्स भी हो या दूसरी चीजों भी हो, इस पर भी एक जांच बैठी हुई है। इसको लेकर अभी तक बड़े खुलासे होने बाकी है, क्योंकि शुरुआती जांच है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ आएगा तभी सामने आएगा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पूरी दुनिया में बहुत इज्जत है और इसलिए बदनामी से बचने के लिए जांच एजेंसियां कोई गलत जानकारी जनता के बीच नहीं देना चाहती। आपकी इस बारे में क्या राय है? जिस तरह से तस्करी हो रही है, जिस तरह से बड़े रसूख का फायदा उठाया जा रहा है, हमें जरूर लिख भेजें। तो दोस्तों, ये थी एक अभिनेत्री से तस्कर बनी राम्या राव की असली कहानी। 70 के दशक की फिल्मों में हमने ऐसे किरदार कई बार देखे हैं और लेकिन ये असली जिंदगी की कहानी है, जो साबित करती है कि अपराध और ग्लैमर की दुनिया के बीच एक बहुत ही महीन रेखा होती है, जो आदमी को लॉ के अगेंस्ट काम करने पर प्रेरित करती है। अगर वो कानून के दायरे में रह के काम करता है और कानून से बाहर रह के काम करता है, ये दोनों है। आशा है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इसलिए इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और सनसनीखेज खबर लेके आएंगे, इंटरेस्टिंग खबर लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।